नमस्कार बच्चों। हमारा अभी यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी टॉपिक ही चल रहा है और उसमें हमने अभी तक जितना भी पढ़ा अप्लाइड सोशियोलॉजी, यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी, उसी क्रम में हम सोशल चेंज और सोशियोलॉजी की बात करते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्र किस तरह की भूमिका निभाता है या सोशियोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं सामाजिक परिवर्तन को समझने में, और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से समाजशास्त्र से जुड़ा है, इसको हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। वापस से मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, संबंधों का, अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। और जब हम सामाजिक परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करते हैं या परिवर्तन शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं या बदलाव की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में जीवन के किसी भी पक्ष में जो बदलाव होता है, एक सिस्टम के स्थान पर दूसरा सिस्टम आता है, एक मूल्य के स्थान पर दूसरे मूल्य आते हैं, एक कल्चर पैटर्न के स्थान पे दूसरा कल्चर पैटर्न हम अडॉप्ट करते हैं या अपनाते हैं, तब वो परिवर्तन को इंगित करता है। उसी तरह से जब आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन यानी समाज की जो संरचना है और विभिन्न संस्थाएं हैं, स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस हैं, सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब में जो भी बदलाव होता है उसको आप सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ये परिवर्तन या तो समग्र भाग में होता है, यानी कंप्लीट सिस्टम में हो या ऑर्गेनाइजेशन में या स्ट्रक्चर में होता है, या उसके किसी एक पार्ट में होता है। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण के लिए फैमिली में होने वाला परिवर्तन, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ और फैमिली की प्रोसेस भी चेंज हुई, यानी उसके फंक्शंस भी चेंज हुए। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पे, तो फैमिली का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते थे। फिर जो यानी सेक्स कम्युनिज्म की एज थी, यौन साम्यवाद का स्टेज हम पढ़ते हैं, हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है विवाह का और परिवार का चलन हुआ, तो जब आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई और तब आप विस्तृत एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली में रहने लगे। फिर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव हुए, फिर न्यूक्लियर फैमिली से फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ और सिंगल पेरेंटहुड में आए, डिंक फैमिली आई, डबल इनकम नो किड्स, सिंगल पेरेंटहुड आया, एकल अभिभावक परिवार। इस तरह से परिवार की संरचना चेंज होती रही, और जब परिवार की संरचना बदली तो नेचुरली उसके जो फंक्शन है, प्रक्रिया है, रोल है, वो भी उनमें भी व्यापक परिवर्तन आया। तो या तो सामाजिक संरचना के किसी एक संस्था या एक समूह में बदलाव आता है, या फिर समग्र का समग्र सोशल सिस्टम चेंज होता है। तो सोशल चेंज और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है? तो जिस तरह से हमने कहा कि समाजशास्त्र समाज का, संबंधों का, अंतःक्रियाओं का, व्यवहारों का, संगठन का, संरचना का, प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, तो जब इनमें से किसी भी पार्ट में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो नेचुरली वो समाजशास्त्र का हिस्सा बनेगा, समाजशास्त्र के अध्ययन का भाग बन जाएगा। तो समाज में जो भी बदलाव होता है किसी भी संस्था में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, क्योंकि समाज को समझने के लिए आपको हर प्रकार के परिवर्तन को भी जानना आवश्यक है। तभी आप तुलनात्मक अप्रोच प्रयोग कर पाएंगे कि प्राचीन समाज कैसा था, या प्राचीन समय में ये सिस्टम, ये संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, और आधुनिक समाज में कैसा है, या फ्यूचर में इसकी क्या होने की संभावना है। तो इस तरह से हम जो तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम इस्तेमाल करते हैं वो हम तभी कर सकते हैं जब हम सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम, और जो परिवर्तन है वो एक सातत्य प्रक्रिया है, मतलब परिवर्तन ही एकमात्र निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है। दुनिया में एक ही प्रक्रिया है जो निरंतर होती है, दैट इज सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन जो है वो सातत्य या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस तरह के परिवर्तनों में अगर आप बात करें, जैसे सती प्रथा की समाप्ति हुई है ना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना, बाल विवाह, बाल श्रम, ये जितने भी प्रथाएं जो पहले समाज में स्वीकृत थी और प्रचलित थी, अब धीरे धीरे जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जौहर प्रथा, सती प्रथा, उन सब पे भी सरकारी कानून बनाकर उनको रोकने के प्रयास किए गए हैं, उनको दंडात्मक कार्यवाही की जाती है उनके खिलाफ। तो ये समाज की प्रथाओं में, उसके इंस्टीट्यूशंस में बदलाव है। ठीक है, तो कई बार बदलाव जो होते हैं वो अनायास ही हो जाते हैं, और कई बार बदलाव जो होते हैं वो प्रेरित होते हैं, यानी जानबूझकर उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि कुछ प्रथाएं, परंपराएं जो हैं वो कुछ ऐसी हैं हमारे यहाँ जो
प्राचीन समय से चली आ रही हैं, जिनमें परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बदलते समय के साथ उस सिस्टम में समायोजन नहीं कर पा रहे होते या उस समय के लिए प्रकार्यात्मक नहीं होती हैं, अपकार्यात्मक या दुष्प्रकार्यात्मक होती हैं। उनका समाज पर जो है बुरा प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो जितनी भी कुप्रथाएं थी उन सब में बदलाव लाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए या उनके खिलाफ कानून बनाने के लिए बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए और विभिन्न समाज सुधारकों ने समय समय पर आंदोलन किए और आंदोलनों के परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव देखा गया। अब अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले सवाल उठता है कि परिवर्तन होता ही क्यों है, सामाजिक परिवर्तन होता ही क्यों है। वैसे तो हम सोशल चेंज का एक कंप्लीट टॉपिक अपने इसी पेपर में इससे पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमें चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो क्यों आवश्यक है। तो सामाजिक परिवर्तन कुछ कारणों से हो जाता है, जैसे उस चीज़ में वो जिस चीज़ में हम बदलाव चाहते हैं वो हमारी अरुचि का विषय हो गया, अब रुचि नहीं रही है, नीरसता उत्पन्न हो गई है, ऊबपन आ गया है, या फिर वो अपकार्यात्मक या दुष्कार्यात्मक हो गई है, यानी अब वो समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रही है तो अनुपयोगी हो जाती है, तब भी आप परिवर्तन की इच्छा हमारे अंदर होती है। तो परिवर्तन की इच्छा जो है वो समाज में बदलाव, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी बदलाव के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तियों के अनुभवों में, उसकी रुचियों में, उसकी अभिवृत्तियों में, एटीट्यूड्स में, उसके एक्सपीरियंसेस में, उसके इंटरेस्ट में और चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। फिर सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जो वो अंतःक्रिया करता है औरों के साथ मिलकर, तो अंतःक्रिया में परिवर्तन होता है। फिर संबंधों में परिवर्तन होता है और फिर समाज की संरचना में बदलाव होता है और संरचना में बदलाव के बाद आप सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। यानी जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो सोसाइटी में चेंज होना स्वाभाविक है। अब इन परिवर्तनों को हम कई स्वरूपों में आपके सामने रख सकते हैं, जैसे आर्थिक परिवर्तन, समाज की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को हम आर्थिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, जैसे उत्पादन के साधनों में, उत्पादन के संबंधों में, उत्पादन की विधियों में होने वाला बदलाव। साधन बदल गए। आप ये देखिए, प्राचीन समय में जब जो हल संस्कृति हुआ करती थी, वहाँ से लेकर हल और फावड़ा, और वहाँ से अब जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं और कंप्यूटर एज में आ गए, सूचना क्रांति के दौर में आ गए, तो वहाँ से यहाँ तक जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए टेक्नोलॉजी में, तो उत्पादन के साधन बदले, उत्पादन के संबंध बदले और उत्पादन की विधियों में भी बदलाव आया। बाजार, विनिमय, उत्पादन, विज्ञापन के माध्यम, ये सब आपने देखे कि सब धीरे धीरे बदल गए। तो ये आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन है। इसी तरह जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं, कल्चरल चेंज की बात करते हैं, तो कल्चर का मतलब सीधा सीधा वे ऑफ लाइफ में परिवर्तन। तो जीवन शैली में, जीवन स्तर में बदलाव, मूल्यों में, प्रथाओं में, परंपराओं में, संस्कृति में, इन सब भागों में जो बदलाव होते हैं उसे हम कल्चरल चेंज यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। हमारा खान पान है, जीवन शैली है, पहनावा है ना, फूड हैबिट्स, ड्रेस हैबिट्स, ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो इनमें जो बदलाव आया वो कल्चरल चेंज यानी सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में आप संबोधित करते हैं। फिर राजनीतिक परिवर्तन की हम बात करें तो राजनीतिक यानी राज्य की नीति, यानी प्रशासन की नीति, शासन करने की नीति। तो प्रारंभ से आज तक देखिए, जब राज्य नहीं होता था, स्टेटलेस सोसाइटी थी, और आज जब अब स्टेट सोसाइटी में रहते हैं तो राज्य का ना होना, फिर राज्य का आना, फिर राज्य का व्यापक होना, है ना, उसमें आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में चेंज आना। तो शासन की नीतियों में परिवर्तन, नौकरशाही या प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन, राजनीतिक प्रणाली, मतदान व्यवहार, ये सब, वोटिंग बिहेवियर वगैरह, ये सब धीरे धीरे इनमें चेंज आएगा। तो आप इसे राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक परिवर्तन यानी रिलीजियस चेंज। धार्मिक परिवर्तन, पूजा पाठ के तरीके जो हैं, वर्शिपिंग मेथड्स हैं आपके, है ना, उन सब में, उपवास के तरीके, ईश्वर को मानना, उसके प्रति आपकी जो आस्था है, आस्था, विश्वास प्रणाली, इन सब चीज़ों में जो बदलाव आया है उसको हम धार्मिक परिवर्तन कहते हैं। और हम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन की बात भी कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात कर सकते हैं। तो प्रारंभ से अब तक अगर आप देखें तो सिंपल टेक्नोलॉजी से हम
कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारे नवाचार हुए हैं ना, तो साइंस आप देखते हैं कि समाज में नवाचार हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, है ना, इन्वेंशंस हुई हैं, तो खोज है, आविष्कार हुए हैं, नवाचार आए हैं। उन सब के माध्यम से टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है और मनुष्य जो है हम मनुष्य से रोबोट की तरफ या मनुष्य से मशीन की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो ये जो विभिन्न पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन, इन सबको हम तभी समझ सकते हैं जब हम समाज की विभिन्न संस्थाओं को और इन सब परिवर्तनों के समाज और समाज की संरचना और प्रक्रियाओं पे होने वाले परिवर्तन को समझेंगे। और इन सबको समझने में समाजशास्त्र की महती आवश्यकता होती है। और आगे बढ़ते हैं हम अब सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह और सामाजिक संरचनाएं। संबंधों से समूह, समूह से समुदाय, समितियां, संरचनाएं बनती हैं, संगठन बनते हैं। तो व्यक्तियों को ये कैसे प्रभावित करती हैं, है ना। और जब ये सारी चीजें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो ऑब्वियसली है इनमें होने वाले परिवर्तन से भी व्यक्ति और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। तो इनका कैसे संचालन होता है, ये कैसे इनमें होने वाले परिवर्तन से व्यक्ति या समाज प्रभावित होता है, उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, इन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र में व्यापक रूप से करते हैं। फिर सामाजिक जीवन और संरचनाओं पर जाति का, वर्ग का, लैंगिक स्थिति का, व्यवसाय का, आयु का, वैश्वीकरण का, निजीकरण का, यानी विभिन्न जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन है अलग अलग क्षेत्र में, उन सब से समाज का और व्यक्ति का क्या इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है, और उसका हम गंभीर उसके पीछे के कारण परिणाम और विश्लेषण करते हैं कारण परिणाम का, और फिर उसे समझने की हम कोशिश करते हैं, उनमें जो बदलाव हो रहे हैं उनके कारण जो समाज पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मानव व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए भी हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जरूरत होती है। यानी समाज में जो परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति विशेष पर, वर्ग विशेष पर, लैंगिक आधार पर क्या फर्क है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब का अध्ययन करने के लिए हमें समाजशास्त्रीय अध्ययन और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। और एक परिवर्तन के लिए कोशिश ये की जाती है कि हम सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करें कि जो ये समाज में बदलाव हो रहा है ये किस दिशा में होगा और हो रहा है, और सही दिशा है, गलत दिशा है, या ये परिवर्तन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इन सब का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए हमें समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे ये पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, इसको समझने के लिए देखिए समाजशास्त्र में और विभिन्न समाज विज्ञानों में हम रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेक्षण है, एथनोमेथोलॉजी है, लोक विधि विज्ञान है, एक्सपेरिमेंट है, साक्षात्कार है, सांख्यिकीय विश्लेषण है, यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और इन सब का प्रयोग करके वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर यानी साइंटिफिक प्रोसीजर का प्रयोग करते हुए हम विभिन्न साक्ष्य एविडेंसेस एकत्र करते हैं, और अनुसंधान के आधार पर हम मानव व्यवहारों में, संबंधों में, संगठन में और इन सब में जो परिवर्तन आता है उन सब के आधार पर किसी सिद्धांत को निर्मित करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, जब आप आगे जाएंगे तो थर्ड ईयर में आपका प्रैक्टिकल होता है 40 मार्क्स का, और उसमें आप क्या करते हैं, रिसर्च का एक पेपर, एक टॉपिक लेकर उस पर रिसर्च करना होता है आपको। 40 मार्क्स का आपका ये टॉपिक होता है, रिसर्च होता है, और उसमें कोई भी एक टॉपिक सोसाइटी से लेकर, सोशल प्रॉब्लम लेकर हम उस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च तब वहाँ आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जब रिसर्च की जाती है किसी भी विषय पर तो जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर करके, उसका जनरलाइजेशन के आधार पर अगर हमें रिजल्ट्स निकालते हैं तो उस रिजल्ट के आधार पर हम थ्योरी बिल्डअप करते हैं, यानी एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो समाजशास्त्र में हम विभिन्न अनुसंधान तकनीकों का प्रयोग करके, डेटा कलेक्ट करके, विश्लेषण करके सिद्धांत निर्माण करते हैं, और इस सिद्धांत के आधार पर ही हम समाज को और समाज में होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि सामाजिक परिवर्तन को अगर हम देखें तो हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो प्लान्ड सोशल चेंज यानी नियोजित सामाजिक परिवर्तन, और एक इंड्यूस्ड सोशल चेंज यानी प्रेरित
किसी चीज़ से प्रेरित होकर जो किया जाता है। प्लान्ड सोशल चेंज क्या हुआ? नियोजित सामाजिक परिवर्तन, जो हम योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो योजनाबद्ध तरीके से, जैसे पंचवर्षीय योजना है या जो सरकार की नीतियों के तहत सामाजिक पॉलिसी बनाकर आप करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं वेलफेयर के को ध्यान में रखकर, किस आप महिलाओं के विकास के लिए या कल्याण के लिए, बाल विकास कल्याण के लिए, और बैकवर्ड क्लास के लिए, या जिसको आप कहते हैं कि ये मतलब जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। तो जब हम किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर उनके वेलफेयर के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन में सुधार करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, हम कुछ बदलाव लाने के लिए जो नीतियाँ पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको आप प्लान्ड सोशल चेंज कहते हैं। क्योंकि प्लान का मतलब योजनाबद्ध तरीके से हम सामाजिक परिवर्तन की कोशिश करते हैं। तो ये पोषण है, फूड है, भोजन है, निर्धनता, बेरोजगारी, इन सब क्षेत्रों में जो सुरक्षा, इन सब क्षेत्रों में जो प्लानिंग, जो बदलाव लाया जाता है, उसको प्लान्ड सोशल चेंज कहते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इंड्यूस सोशल चेंज, यानी प्रेरित सामाजिक परिवर्तन। तो प्रेरित सामाजिक परिवर्तन, इंड्यूस सोशल चेंज से मतलब होता है जो मतलब किसी चीज़, जैसे आपको उसके लिए आप जब मूवमेंट चलाते हैं उस बदलाव को लाने के लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ समाज में जो है अव्यवस्था फैला रही है या व्यवधान उत्पन्न कर रही है विकास में, तो उसको आप बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आप समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं वो इंड्यूस सोशल चेंज यानी प्रेरित सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण भी समाजशास्त्र करता है। कैसे? परिवर्तन के या तो तात्कालिक प्रभाव होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, या फिर दीर्घकालिक होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। तो तात्कालिक प्रभाव जो होते हैं वो कौन से होंगे और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी समाजशास्त्र समझने में और विश्लेषित करने में मदद करता है। अभी हम अगर कोरोना की बात करें, तो कोरोना काल में ये जो कोविड-19 का दौर आया, इस एक साल में समाज के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस पर, विभिन्न वर्गों के लोगों पर जो प्रभाव पड़ा, जो तत्काल प्रभाव पड़ा कि लोग जो थे, जो बेरोजगार थे या बेरोजगार हो गए, या जिनका जो था बहुत मतलब परमानेंट जॉब नहीं था, या प्राइवेट जॉब करते थे तो उनको हटा दिया गया, है ना, या अंशकालिक जॉब था उन्हें निकाल दिया गया, कुछ छोटे मोटे बिजनेस थे वो डूब गए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के तहत लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। तो इस तरह से लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी तो निर्धनता बढ़ गई। तो वो तो इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, लोग बीमार हो गए तो उनके पास हेल्थ पैकेज नहीं था और हेल्थ फैसिलिटी वो अवेल नहीं कर पाए, तो डेथ हो गई बहुत सारे लोगों की। तो तात्कालिक प्रभाव और लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव क्या होंगे फिर, कि लॉन्ग लास्टिंग की ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, है ना, इसका असर आगे कई सालों तक पड़ेगा, क्योंकि आप उसको रिकवर करने में, वापस रीजनरेट करने में, अपनी इकोनॉमी को, अपने फैमिली सिस्टम को हमें बहुत समय लगेगा। और जो रिलेशनशिप में डिस्टेंसिंग आ गई है, या जो और भी बहुत सारी चीज़ों का हमने सामना किया है, उन सबको रिकवर अप करने में एक लंबा समय लगेगा, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में एक लंबा समय लगेगा। कोई भी चीज़ टूटने में तो बहुत आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब उसको रिकवर करना होता है तो वो बहुत समय रहती है। ऐसे ही हेल्थ पे देखिए कि बीमार होना होता है तो व्यक्ति वेट लॉस कर देता है और वो बीमारी अंदर से उसको बहुत जल्दी खोखला कर देती है, लेकिन उसको वापस से अपनी हेल्थ इंप्रूव करने में एक लंबा समय लग जाता है ना। तो तात्कालिक प्रभाव क्या हैं, क्या हुए किसी भी चीज़ के, और किसी के भी दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे, उनको समझने में हमें समाजशास्त्र बहुत हेल्प